मक्का मुकर्रमा में ये डिक्लेरेशन हुआ है जिसमें पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरेबिया है। दिफाई नुक्ते निगाह से आप इसको कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इनवाइट किया। मेरा मानना ये है कि अगर हिस्टोरिकली देखें तो आमतौर पर मुआहदे होते आए हैं और जो सबसे बड़ा एक अलायंस कह लें या एग्रीमेंट कह लें वो नेटो से रिलेट किया जा रहा है इसको। लेकिन मैं वो सिमिलरिटी नहीं देख पाता और मैं अर्ज करता हूँ और जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। जब नेटो बना था 1949 में, 1949 में, ऑलमोस्ट देखिए 77-78 साल हो गए, तो उस वक्त एक नई नई जंग वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी। अमेरिका जोग्राफियाई लिहाज से दूर था, मिलिट्री की उसकी टेक्नोलॉजी, उसका हार्डवेयर, उसकी ह्यूमन रिसोर्स इंटैक्ट रही थी मोस्टली, तो उसका कोई नुकसान नहीं खास हुआ था। उस जमाने में बॉम्बर्स या मिसाइल भी इतनी दूर तक नहीं जाते थे। तो अमेरिका मिलिट्री एक इन्फ्लुएंस लेकर इस खत्ते में आया, यूरोप में और वेस्ट में, और आगे उसने कहा कि क्योंकि ये ममालिक या तो जंग से हारे हुए थे या फिर इतना ज्यादा स्टॉक पाइल डिप्लीटेड था उनका कि उनकी इकोनॉमिक हालत और मिलिट्री इतनी अच्छी नहीं, तो एक अम्ब्रेला के तौर पर अमेरिका बनकर आया और उसने कन्वर्ज किया। और एक प्रेसिडेंट उस वक्त जो अमेरिका की प्रेजेंट स्ट्रेंथ थी उस वक्त वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ थी, और जो बाकियों की थी वो ऑलमोस्ट पोजीशन ऑफ वीकनेस थी या पोजीशन ऑफ कंपल्शन थी कि उनके पास चॉइस ही कोई नहीं था। ये जो मुआहदा हुआ है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये तीनों मुल्क अपनी अपनी स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं। और जो अच्छी चीज है कि मिलिट्री है अलायंस, इसमें डिफेंस का लफ्ज यूज किया गया है। और सबसे बड़ी, मैंने जैसे कहा कि इन ममालिक के दरमियान एक नेचुरल कन्वर्जेंस है क्योंकि अपनी अपनी स्ट्रेंथ के साथ आ रहे हैं। दो एडवांटेजेस इन तीनों मुल्कों को भी हैं। वो एक ये कि विद इन तीनों मुल्कों के कोई ज्यादा इरिटेंट नहीं है नोटिसेबल जिससे कोई खतरा हो इसको। एक और खतरा होता है एक्सटर्नल प्रेशर्स का। बड़ी सुपर पावर्स आपको पसंद नहीं करती, वो भी यहाँ एडवांटेज है कि तीनों मुल्कों के वेस्ट, अमेरिका, रूस, चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और इरिटेंट्स नहीं है। और सबसे बढ़कर, जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा दो ही ममालिक इस वक्त एडवांस हैं, एक तुर्की और एक पाकिस्तान। दोनों अपनी अपनी स्ट्रेंथ लिए हुए हैं। तुर्की का बहुत ज्यादा एक्सपोजर रहा है वेस्ट का, यूरोप का, अमेरिका का, उनके वेपन सिस्टम का, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का। तुर्की को ये एडवांटेज है। पाकिस्तान को ये एडवांटेज है कि बैटल हार्डन्ड यहाँ फौज है ओवरऑल। पाक फिजाइया देख लिया आपने, उसके बाद हम एक न्यूक्लियर केपेबल मुल्क भी हैं, हमारी डिटरेंस भी है। तो ये एक स्ट्रेंथ है हमारी। इंडिजनाइजेशन हमारी बहुत हुई है, खास तौर पर जो JF-17 थंडर और इस तरह की जो टेक्नोलॉजी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल में हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज है। हमें टर्की ने पहले भी बड़ी हेल्प की है, मुआहदा इस तरह का फॉर्मल ना होने के बावजूद। जो सऊदी अरब है वो फाइनेंशियल मसल लेकर आएगा। दोनों ममालिक को, तुर्की और पाकिस्तान को, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं। जाहिर है मिलिट्री हार्डवेयर बहुत जिसको कहते हैं ना कैपिटल इंटेंसिव किस्म की इंडस्ट्री होती है, बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैमर्स हैं, पॉड्स हैं, IT रिसर्च, मेटलर्जी, नेविगेशन, तो ये सब पैसे लगते हैं। तो सऊदी अरब, लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है मैं जैसे अर्ज किया कि कन्वर्जेंस बड़ी नेचुरल लगती है मुझे, और मुझे उम्मीद है कि और ममालिक भी इसमें शामिल हो जाएंगे। अच्छा चिश साहब, जैसे आपने जिक्र किया इस माहदे के बाद बाज़ जगह पे हीट बड़ी तेज़ फील हो रही है, तवा गर्म है। वो है तल अबीब, उनके भी स्टेटमेंट्स आए, गो कि पाकिस्तान का उन्होंने नाम नहीं लिया और जुर्रत भी नहीं कर सकते, लेकिन नई दिल्ली में और इंडियन मीडिया इस पे बड़ा सीख पा है। तो चाय वालों की हालत बड़ी पतली है, लगता है चाय भी पतली हो चुकी है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली तो अच्छी बात है कि हमने अपने डिक्लेरेशन में ही कह दिया है कि किसी के खिलाफ नहीं है। तो अगर आप हमारे खिलाफ आएंगे, ऑफेंस करेंगे, तो हम डिफेंस करेंगे। आप मेरा दरवाजा तोड़कर अंदर आएंगे, मैं फायर बैक करूंगा, तो आप दरवाजा तोड़ के ना आए अंदर। तो सीधा फॉर्मूला है। लेकिन क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया का ऐसा ही है और इसराइल का भी ऐसा ही है कि उन्होंने मोस्टली ऑफेंस लॉन्च किए हैं। इसराइल ने अभी भी किया है, पिछले साल जून में भी किया था। तो ऑफेंस के लिए हम तैयार हैं। ये हमारी किसी पर्टिकुलर नहीं है। जो 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं डॉक्टर साहब, वो ये होती हैं जब इस तरह का मुआहदा होता है। नंबर 1, आपके नेशनल इंटरेस्ट अलाइन है मुल्कों के, और अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 मुल्कों के हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपकी थ्रेड परसेप्शन में कॉमनैलिटी है। दैट मीन्स कि आप कितना कॉमन है। ये तो नहीं 3 मुल्कों के इंडिपेंडेंट एनिमीज हैं, तो वो भी कन्वर्जेंस है। तीसरा होता है इसके अंदर कि आप काबिलियत क्या लेकर आएंगे इस एग्रीमेंट के अंदर। जब आप एक कंसेंसस या अलायंस डेवलप करेंगे तो काबिलियत क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। ये टेक्नोलॉजी करेंगे, फाइनेंशियल करेंगे, जैसा हमारा वॉर और जैसे मैंने न्यूक्लियर का बोले, तो तीनों मुल्क की काबिलियत के साथ आ रहे हैं। चौथा डॉक्टर साहब, एक मेन और सबसे इंपॉर्टेंट मैं उनको गिनता हूं कि जब आप एक अलायंस में आते हैं तो क्रेडिबल हैं आप।
दैट मीन्स ट्रस्ट किया जा सकता है आप पे, ये नहीं कि किसी एक पावर की वजह से ग्लोबल पावर का प्रेशर डले तो आप बैक ऑफ कर जाएं। तो वो यहाँ मैं नहीं देख रहा, वहाँ यानी जॉइंटनेस देख रहा हूँ, क्रेडिबिलिटी देख रहा हूँ, काबिलियत देख रहा हूँ। तो जब ये जितनी एक एलिमेंट ऑफ वेरीफाइबल डिटरेंस होगी, उतना ही इजराइल हो या कोई और एक्स्ट्रा रीजनल हो या विद इन रीजन हो, जो ताकतें होंगी उनको खौफजदा होगा। ईरान को बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि इन मुल्कों में जो तीनों में मुआहदा हुआ है, ये ईरान के खिलाफ पहली बात तो है नहीं, और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, ईरान को इस वक्त शदीद ज़ाहिर है गुस्से में है, सदमे में कौम है और बदला लेना चाहती है। जब ये जंग ख़त्म होगी, अमेरिका और बाकी दुनिया की तरफ से ईरान को कंपनसेशन मिल जाएगी, किसी ना किसी तरीके फाइनेंशियल, ऑयल एक्सपोर्ट, फ्रोजन एसेट्स। जब इस तरह की कंपनसेशन होगी तो मेरा ख्याल है ज़्यादा रियलिज्म आएगी ईरान के जहन में भी, और वो मुझे लगता है वो कन्वर्ज करेंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं एक आखिरी जुमला ऐड करता चलूँ कि खुदा ना खास्ता यहाँ पे मुल्कों में वैक्यूम रहता है तो वो सिर्फ इजराइल को फायदा देगा। जितनी एनिमोसिटी और या डिस्कम्फर्ट या ट्रस्ट डेफिसिट रहता है, उतना ही इजराइल की रेलेवेंस एरिया में बनी रहेगी। जितने इन ममालिक के दरमियान कन्वर्जेंस होगी, दोस्ती होगी, ट्रस्ट होगा, उतना ही एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेज नहीं आ सकते। अच्छा चिश साहब ये बताएं, एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, चूँकि इस एरिया में रिसर्च है पॉलिटिकल थॉट इस्लाम के बारे में। मक्का से इस्लाम का आगाज़ हुआ, यानी इस्लाम का जो रिलीजियस हेड क्वार्टर है मक्का है। पॉलिटिकल हेड क्वार्टर इस्लाम का खिलाफा की सूरत में ऑटमन एम्पायर रही, वो तुर्किया है। मिलिट्री हेड क्वार्टर पाकिस्तान का, चूँकि एटॉमिक वेपन्स हैं हमारे पास, वो पाकिस्तान है। अगर ये अलाइनमेंट हम इस तरह देखें, आइडियालॉजिकल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, और फिर अहदीस में प्रेडिक्शन भी हैं इस खित्ते के बारे में, जो ग़ज़वा हिंद फ़ौज लड़ेगी और फिर एलिया में जाएंगे, और कुरान ने भी कहा बदतरीन दुश्मन मोमिनीन के यहूद और मुशरिकीन हैं। तो मुशरिक हमारे नेबर्स बैठे हैं और उधर तल अबीब में जिन्होंने गदा को ग्रेव यार्ड बनाया। तो आप समझते हैं कि इसके बैक एंड पे कहीं ना कहीं कोई ऐसी रिसर्च थिंक टैंक्स मौजूद थे, या ये कुदरत की तरफ से ऐसा हुआ है? मेरा ख्याल है कुदरत की तरफ से इसलिए ऐसा हुआ है कि थ्रेट बड़ी विजिबल थी। इसमें बहुत ज्यादा डिलिब्रेशन और आप जैसे पढ़े लिखों की शायद इनपुट उस तरह ना ली गई हो, जिनकी रिसर्च होगी। ये एक नीड ऑफ द आवर है, नीड ऑफ द आवर। आपने थ्रेट देखी, जब आप विजिबल थ्रेट होती है तो जाहिर है एकेडमिक रिसर्च या इस तरह के इनपुट लेने का टाइम नहीं होता। ये मेरा अपना मानना है, जाहिर है। लेकिन हम अपना, हमारी क्योंकि जिंदगी इंस्पायर्ड है इन फलसफे से, जिन तीनों का डिमेंशन का आपने जिक्र किया, वो तो बिहाइंड द माइंड तो डेफिनेटली होती हैं। ऑटोमन एम्पायर का भी है, सऊदी अरब का भी है, वो तो वैसे ही अरमान शरीफ है। पाकिस्तान जो नाम पे ही इस्लाम के नाम पे बना, तो ये हमारी तो गुट्टी में है ना। हमें स्टैंड अलोन ये सेगमेंट के तौर पे नजर नहीं आएंगी आपको, इसलिए कि हमारी ग्रोथ ऐसी हुई है, हमारी बिल्डअप ऐसे हुई है। हम जब लड़ते हैं दुश्मन से तो हम पहले ये नहीं, उस दिन नहीं पढ़ के जाते। वो मेरी डिफॉल्ट सेटिंग में आ चुका है कि मैं क्यों लड़ रहा हूँ दुश्मन के साथ। मैं अपने शहादत के रुतबे के लिए लड़ रहा हूँ, सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा हूँ, अगली नस्ल के लिए लड़ रहा हूँ, अपने मजहब और अपनी प्रैक्टिसेस की प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहा हूँ। तो ये तो हमारी बिल्ट इन होती है। लेकिन ये एक स्ट्रेंथ जरूर ऐड करेगी, जिस तरफ आपने इशारा फरमाया कि जनाब ये क्योंकि एक तीनों अपने अपनी कन्वर्जन के साथ आ रहे हैं, ये एक डेफिनेटली आपकी इंस्पिरेशन भी होगी और बॉन्डिंग बढ़ाएगी। अच्छा ये बताएं, 900 साल पहले, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आप जैसे शख्स का तज्जिया बड़ा इम्पोर्टेंट है, यूथ के लिए भी बिलखुसूस, नौजवानों को रिकनेक्ट करें। 900 साल पहले नेमतुल्लाह शाह वली, हुजूर के अहले बैत में से एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था ग़ज़वा हिंद का कि ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स, तुर्किया, पाकिस्तान का ख़ित्ता, ये मिल के एक मिलिट्री अलायंस जो है हिंदुस्तान पे चढ़ाई करेगा, और यहाँ से फारिग होकर फिर आर्मगडून में वो इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम को उस वक्त उसमें शरीक होंगे। तो उनको लीड वो करेगा, ऐसा शाह सवार होगा जिसके पास बेहतरीन हथियार होंगे। तो वो इशारा पाकिस्तान की तरफ है। तो ये अलायंस आप समझते हैं इसमें बाकी ममालिक भी शामिल होंगे और एक मुस्लिम मिलिट्री अलायंस जो है वो तश्कील पाएगा? देखिए, मैं इसको ऑफेंस के नेचर में तो नहीं देखता, बिकॉज दुनिया फिर आपको आगे चलने नहीं देगी। इसमें इस खत्ते में ख़ास तौर पर बहुत सारी मसलतें हैं, बहुत सारी ऑब्लिगेशन है, अमेरिका और बहुत सारी पावर्स का यहाँ रोल है। तो हमें तो स्ट्रिक्टली इसी को ऐसे ही प्रोजेक्ट करना चाहिए कि हमारा ऑफेंस नहीं है, हमने मैकेडोनिया नहीं आना, हम कब्जा करने नहीं आएंगे। हाँ, किसी तरफ से कोई आएगा, जैसे मई 2025 में आया था, हम नहीं गए थे। तो 85 जहाज रात को 12:30 बजे आए थे बगैर वार्निंग के, 5 मिनट में 42 पाक फिजाइया के चले गए। हम इसी रोल में रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है ही नहीं अपने आप को पोर्ट्रे करने का कि क्योंकि हमारी काबिलियत है, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर पावर है,
کیونکہ ہم ہارڈنڈ ملٹری ہیں تو ہم گھوڑے پہ چڑھیں گے اور آپ کی طرف آ رہے ہیں. یہ تو میرا خیال ہے ہمیں نہیں یہ پروجیکٹ کرنا آپ نے چاہیے. جو ہمیں لفظ بولا ہے 85 کا مقابلہ 42 سے تھا، یعنی ہمارے 42 تھے، ان کے ڈبل تھے. اور ڈاکٹر صاحب جو اوفینس لانچ کرتا ہے، میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں آپ کے پروگرام میں، ریفریش کر دیتا ہوں، جو اوفینس لانچ کرتا ہے اس کے 4-5 بہت بڑے بڑے ایڈوانٹیج ہوتے ہیں. یعنی انیشیٹو اس کے پاس ہوتا ہے، چوائس آف ویپنز اس کے پاس ہوتا ہے، جہاز کون سا استعمال کرنا ہے، کتنے جہاز استعمال کے، کنسنٹریشن اس کے پاس ہوتی ہے، 100 جہاز بھیجوں یا 200 بھیجوں یا 50 بھیجوں. اس کی ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی اس کی مرضی کی ہوتی ہے، وقت اس کی طرف ہوتا ہے، شاک اینڈ سرپرائز ایفیکٹ اس کی طرف ہوتا ہے. جب اتنے زیادہ ایک طرف فیکٹرز آپ کو ہیلپ کر رہے ہوں اور پھر بھی پاک فضائیہ جیسی ایئر فورس 5 منٹ میں 42 جہاز ہوا میں بھیج دے اور آپ کے 85 میں سے 8 کو واپس نہ جانے دے، تو پھر کچھ تو کیا ہوگا اس نے پیس ٹائم میں، کچھ تو تربیت کی ہوگی نیئر ٹو وار لائک سینیریو، جس کا میں گواہ ہوں الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں کہ اس معاہدے کا اکانومک امپیکٹ پاکستان پہ کیا پڑے گا اور اس کا امپیکٹ انڈیا پہ کیا پڑے گا؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اکنامک اور باقی ملٹری اور تمام کے تمام، میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کو اس طرح انٹرپریٹ نہ کیا جائے کہ کوئی دشمن کا جہاز جو تینوں ملکوں کا دشمن ہوگا، کوئی ترکی کی طرف بڑھ رہا ہوگا، یہاں سے JF-17 تھنڈر یا J-10C جائیں گے، F-16 جائیں گے اور دشمن کے جہاز کو تباہ کر دیں گے. اس طرح نہ لیا جائے. یہ اس طرح ہوگا کہ آپ نے پیس ٹائم میں اپنی وار اسٹریٹجی، اپنے فورس گولز، کامن اینیمی، نیئر وار لائک سینیریو ٹریننگ کرنی پڑے گی. جتنی آپ ٹریننگ کریڈیبل کریں گے ڈاکٹر صاحب، اتنا ہی دشمن آپ کے دور رہے گا آپ سے. ٹھیک. جتنی زیادہ کمزور، یہ تو آج کا نہیں ہے، 1400-1450 سال پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جہاں کمزوریاں تھیں دشمن نے وہیں وار کیا. تو دشمن آپ کو جتنا زیادہ پریپیئرڈ ہوتے ہیں، جتنا زیادہ اشورڈ ڈسٹرکشن ہوتی ہے اینیمی کو اپنے بارے میں پتا، یا ایک پروبیٹیو کاسٹ آپ کو امپوز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جتنا زیادہ وہ ویریفائبل کریڈیبل ہوگا، دشمن آپ کے سامنے نہیں آئے گا. تو ہم نے پیس ٹائم میں ڈیولپ کرنا ہے. ہمیں اسی طرح دیکھنا چاہیے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نہ خواستہ کل وقت آئے اور ہم بھاگے جائیں. میں نے کہا کہ اپنی اسٹرینتھ لے کر آ رہے ہیں، ہم نے ویلیو ایڈ کرنی ہے. پاکستان ترکی میں بہت ایڈوانٹیجز ہیں، لیکن ہمیں فائنینشیل مسئلہ ہمارا وہ نہیں ہے جو سعودی عرب کا ہے. تو سعودی عرب کے پاس ہارڈنڈ ملٹری اس طرح نہیں ہے، ٹیکنالوجی اس طرح نہیں ٹرانسفر ہوئی، انفراسٹرکچر انڈیجنائزیشن نہیں ہے، تو سعودی عرب اپنا حصہ ڈالے گا. ہم مینیفیسٹ کریں پیس ٹائم میں اور دشمن کو یہ میسج دے دیں کہ یہ ہماری لیول آف ریڈینس ہے اور یہ ہمارا کریڈیبل ویپنز ہیں، اگر آپ آئیں گے تو ویلکم. اچھا خالد چشتی صاحب، آخری سوال ہے، آپ کا وقت قیمتی ہے. یہ بتائیں کہ پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب تو ہیں ہی ہیں، اسماعیل بقائی کا ایرانین ریپریزنٹیٹو کا آیا ہے کہ یہ ہمارے خلاف نہیں ہے، ہمارے تینوں ملکوں سے اچھے تعلقات ہیں. اب آگے کا سینیریو آپ فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ کیا دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ کا اس معاہدے کے بعد؟ اور ایجپٹ، قطر اور باقی بھی انٹرسٹڈ ہیں، کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہونے چاہیے، اس میں راکٹ سائنس کوئی نہیں ہے. کیونکہ جتنے ملکوں کے جو اس خطے میں ملک ہیں، اور خاص طور پر مسلمان ملکوں میں بات کر رہا ہوں، جتنا آپ کے اندر ڈائیورجنٹ ہوگی، جتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوگا، دشمن کو چاہے وہ ود ان ریجن ہو یا ٹرانس ریجنل ہو، ان کو آپ کے اندر پینیٹریٹ کرنے کا اور آپ کو تھریٹ کرنے کا زیادہ چانس ملے گا. اس کو جتنا زیادہ کوئسچن ہوگی، میں تو لانگ ٹرم میں میں کوئی ویژنری بھی نہیں، نہ میں پریڈکٹ کرتا ہوں، لیکن میں تو سمجھوں گا اور چاہوں گا اور دعا بھی کروں گا کہ ایران بھی شامل ہو. جتنا ایران جڑے گا اس بانڈیج میں، اتنا ہی دشمنوں کو، خاص طور پر ایکسٹرا ریجنل دشمنوں کو آنے کا موقع کم ملے گا. جتنی زیادہ وہ تفریق دیکھیں گے، آپ کے اندر کریکس دیکھیں گے، فالٹ لائن دیکھیں گے، آپ کے اندر ٹرسٹ ڈیفیسٹ دیکھیں گے، اتنا ہی ان کو آنا آسان ہوتا ہے. تو ایران کو تو ابھی نہیں آئے گا، میں فوراً نہیں کہہ رہا کہ اگلے ہفتے شامل ہو جائے، لیکن میں چاہوں گا کہ جب ایران یہ جنگ سے نکل آئے، اس کو ایک ریزنیبل، ویریفائیبل اینڈ پراؤڈ بنانے کے لیے ایک میکنزم سیٹ اپ ہو جائے، آئل ایکسپورٹ کرنے کا، اس کے سینکشنز اٹھانے کا، ورلڈ ٹریڈ کے اندر شامل ہونے کا، اپنا بینکنگ سسٹم ریوائز کرنے کا. تب ایران کو پریگمیٹک ہونا پڑے گا، ریلائز کرنا چاہیے کہ وہ اگر ان ملکوں سے جڑتا نہیں ہے تو پھر ان ملکوں کو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ہیلپ ہوگی جو نیفیریس ڈیزائن رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب اس علاقے میں اچھا آخر میں ایک کمنٹ کر دیں کہ چونکہ 57 اسلامی ممالک ہیں، اپنی اپنی ٹیریٹوریل باؤنڈریز رکھیں، لا آف دا لینڈ، جیوگرافی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، لیکن ہم بڑے عرصے سے ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ حرمین شریفین کو اپنا مرکز بنائیں، فارن پالیسی ایک ہو، ڈیفنس ایک ہو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم ورلڈ ٹورڈز امہ بن جائے، ریسورسز آپس میں شیئر کریں، مین پاور، ڈیفنس، باقی جیسے آپ نے بیان کیا، تو یہ نیک شگون ہوگا؟
आइडियल होगा, लेकिन मैं साथ ही फौरन लेकिन लगा दिया, लेकिन हर एक यहाँ मुल्क की बहुत सारे ममालिक की कन्वर्जेंस उस तरह नहीं है जिस तरह इन 3 मुल्कों की है, पहली हम्म। बात ये। तमाम मुल्कों के इन्फ्लुएंस डिफरेंट हैं, स्टेक्स डिफरेंट हैं, कुछ मुल्कों के तो रिएक्शन डिलेमास हैं। रिएक्शन डिलेमा ये है कि अगर इधर ज्वाइन करूंगा तो मुझे वो ट्विस्टिंग कर देगा, या वो नाराज हो जाएगा, या उसकी कीमत पे ये हो जाएगा। आइडियल है, इसमें तो कोई डिस्कशन ही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, डिपेंडेंसी कितनी है उनकी दूसरों पर अपने फैसलों के बारे में, ये बड़ा मैटर करेगा डॉक्टर साहब। जितना आप सॉवरेन होंगे हर तरह से, सिर्फ मिलिट्री से नहीं, इकोनॉमिकली भी आपको सॉवरेन होना चाहिए। पाकिस्तान के जैसे चैलेंजेस हैं, किसी पाकिस्तानी को पसंद नहीं है हम आईएमएफ के पास जाएं और बेल आउट पैकेजेस का दोस्तों से रिक्वेस्ट करें कि रोल ओवर कर दो हमारे। हमें भी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी हासिल करनी है ताकि कोई एक्सटर्नल रीजनल एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस हैं हम पर प्रेशर ना इन्फ्लुएंस करे, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ आपको डिक्टेट ना करे। आप इंडिपेंडेंट फैसले करें जो हमारा बनता है, जो इस कौम के 25 करोड़ लोग सोचते हैं, उनकी जो मांगे हैं उनकी रोशनी में किया जाए। और वो तभी कर सकेंगे हम भी और तमाम अरब मुल्क जितने सॉवरेन होंगे, ना सिर्फ मिलिटरीली नहीं, मिलिट्री का तो फिर भी सोल्यूशन निकल आता है, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी बहुत जरूरी।